भूटान, जो कि एक भूमिबंध यानी कि लैंडलॉक्ड देश है। इस देश की स्थिति की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर बसा है, जिसके अक्षांश 26.45 डिग्री नॉर्थ से लेके 28.20 डिग्री नॉर्थ तक हैं। वहीं देशांतर की बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो वो 89.45 डिग्री ईस्ट से लेके 92.05 डिग्री ईस्ट तक जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके दक्षिणी हिस्से में आपको उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों टाइप के वन देखने को मिलेंगे, दोनों टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा भूटान क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर का है। उतना ही समझ लो जितना अक्साई चीन है। ये जो अक्साई चीन का एरिया है उतना ही बड़ा है ये। इसकी जो भौगोलिक रूप से सीमाएं हैं वो उत्तर में चीन के साथ लगती हैं, जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है, लगभग 477 किलोमीटर की सीमा है। वहीं पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में इसकी सीमाएं भारत से लगती हैं, जो कि लगभग 659 किलोमीटर की है। इस हिसाब से इसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 1136 किलोमीटर की हो जाती है। भूटान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 306 किलोमीटर लंबा है, वहीं उत्तर से दक्षिण तक 145 किलोमीटर चौड़ा है। इस हिसाब से इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से ज्यादा है। क्योंकि भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र के अंदर मौजूद है, तो इसकी ऊंचाई 100 मीटर से शुरू होती है और 7,500 मीटर तक जाती है। अगर आप दक्षिण से चलना शुरू करोगे, इस देश के दक्षिण से, तो वो सबसे कम ऊंचाई है। उत्तर तक जाओगे तो सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, 7,500 मीटर की ऊंचाई पर। भूटान के भूगोल को आप कुछ इस तरह बांट सकते हो कि इसका उत्तरी भाग तो हिमालय से प्रभावित है। मध्य भाग में आप थोड़ा आओगे तो वहां आपको घाटियां मिलेंगी और थोड़ी बहुत कृषि योग्य भूमि भी मिलेगी। दक्षिणी और पूर्वी भाग में आपको घने जंगल मिलेंगे, यानी कि ऐसी पहाड़ियां जो घने जंगलों से ढकी हुई है। मैं आपको बता दूं कि भूटान की लगभग 72% भूमि जो है वो समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय वनों से ढकी हुई है। वर्तमान की बात करोगे तो 70.46% हिस्सा ऐसा है भूटान का जो पूरी तरह जंगलों से ढका हुआ है। अब आप पूछ सकते हो कि ऐसा है क्यों, इतने सारे जंगल यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं, क्या आबादी को टेंशन नहीं होती है? तो देखो, मैं आपको बता दूं कि भूटान के संविधान में एक प्रावधान है कि भूटान का जो टोटल जमीन है उसमें से कम 60% हिस्से पर वन क्षेत्र होना जरूरी है। यही कारण है कि भूटान दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के 10 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉटों में से इसको एक घोषित किया गया है। ऐसे हॉटस्पॉट माने जाते हैं जहां पर ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो दुनिया के 10 में से एक है ये। इतनी ज्यादा जैव विविधता है यहाँ पर कि हर 10,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपको 3281 पौधों की प्रजातियां मिल जाएंगी। मतलब 10,000 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्रफल लो, उसमें आपको 3281 पौधों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, मतलब अलग अलग प्रजातियां। मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पश्चिमी घाट है वो भी एक हॉटस्पॉट है, इसको आपको याद रखना है। हालांकि थोड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से आप सोचोगे तो भूटान के लिए जंगल जरूरी भी है, क्योंकि इन जंगलों से लकड़ी आती है, वन उत्पाद आता है, फल फ्रूट सब्जियां, हर टाइप की चीजें आती हैं, 50 टाइप की चीजें, उन सबसे इसका बिजनेस चलता है। क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है तो इसके पास मछली पालन करने के लिए समुद्र तो है नहीं। हालांकि यहाँ नदियां हैं, लेकिन उतना मछली पालन यहाँ पे होता नहीं है। तो ऐसे में ये जंगल ही इसके लिए आर्थिक केंद्र है, आर्थिक महत्व रखता है, तो इसे रखना जरूरी हो जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर आपको बहुत से प्रकृति प्रेमी मिल जाएंगे, खाना बदोश जनजातियां मिल जाएंगी जो प्रकृति से जुड़ा रहना पसंद करती हैं। तो यहाँ पे इसलिए जंगल मौजूद है। अगर आप इसके पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बात करोगे तो आप इसको 3 हिस्से में बांट सकते हो। सबसे पहले आता है महान हिमालय श्रृंखला, जो कि भूटान के सबसे उत्तरी भाग पर हावी है और भूटान तिब्बत सीमा पर पूरी तरीके से फैली हुई है। यहाँ की जो चोटियां हैं ये आसानी से 7,000 मीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती हैं। इस क्षेत्र में कुछ एक घाटियां भी मौजूद हैं। उन घाटियों में जो पानी है वो कहाँ से आता है? बर्फ जब पिघलती है, उनसे जो नदियां बनती है उनसे पानी आता है। तो मतलब यहाँ की जो घाटियां हैं वो बर्फ के पानी से सींची जाती हैं। तो ऐसे में जो भी थोड़ा बहुत घास फूस पैदा होता है वो सब चरवाहों को काम आता है। मतलब चरवाहे क्या करते हैं कि अपने पशुओं को छोड़ देते हैं तो वो चर लेते हैं इसके अंदर से, और यही जनजातियां जो है वो यहाँ की सुरक्षा भी करती हैं, मतलब नजर रखती है इन जगहों पर। तो पशुधन के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरी श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गांगखर पुएनसुम। गांगखर पुएनसुम ये जो पर्वत है लगभग 7,500 मीटर ऊंचा है, 7,570 मीटर ऊंचा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर्वत को अनछुए पर्वतों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। मतलब बहुत ही कम लोग इसकी तरफ गए हैं, मतलब इसको चढ़े हैं, तो ये अनछुआ पर्वत कहा जाता है। वैसे भी जहां जहां इंसान नहीं जाता है वो जगह वैसे ही खूबसूरत हो जाती है। तो गांगखर पुएनसुम को आपको याद रखना है। इसके अलावा भी यहाँ पर चोटियां हैं, जैसे कि जोमो लहारी।
जोमो लहारी 7,314 मीटर ऊंची है। पश्चिम दिशा में चुम्बी घाटी पर नजर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आपको पता है चुम्बी घाटी जो है वो चाइना की घाटी है, तो उस पर नजर रखनी होती है। इसके अलावा कुला कागारी जो कि 7,538 मीटर ऊंची है, और तोंगशांग जियाबू जो कि 7,207 मीटर ऊंचा है, ये वो चोटियां हैं जो भूटान और चाइना के बीच में विवादित क्षेत्र हैं। इसके आसपास की थोड़ी और जगहें हैं जो विवादित क्षेत्र है, लेकिन इन दो चोटियों का नाम आपको याद रखना है, कुला कागारी और तोंगशांग जियाबू। इस महान हिमालय क्षेत्र में आपको भूटान के 677 ग्लेशियर मिल जाएंगे और 2674 हिम नदी और सहायक झीलें मिल जाएंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि भूटान के लिए साफ पानी का एक अच्छा खासा स्रोत यहाँ पर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर 25 हिम नदी झीलें ऐसी हैं जो विस्फोटक बाढ़ का जोखिम पैदा करती है, मतलब ऊंचाई पर स्थित हैं और उनके फटने की वजह से बाढ़ आ सकती है। इसके बाद आती है निचली हिमालय श्रृंखला जो भूटान के मध्य भाग पर शामिल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 से 5,500 मीटर तक जाती है। इसमें कुछ एक पश्चिमी घाटियां हैं जो वन उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे कि आर्थिक महत्व पैदा होता है। मतलब ये पश्चिमी घाटियां आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है। इसी इलाके में आपको बहुत से किले भी मिल जाएंगे, मठ मिल जाएंगे, जिनको वहां पर जोंग कहा जाता है। याद रखना, जोंग कहा जाता है। यहाँ पर एक और श्रृंखला है जो कि है ब्लैक माउंटेन्स। इसी के अंदर, निचली श्रृंखला के अंदर ही ये जो ब्लैक माउंटेन्स है, ये संकोश नदी के पूर्व में स्थित है और पश्चिमी भूटान और मध्य पूर्वी क्षेत्रों को अलग अलग करती है। तो ब्लैक माउंटेन्स भी आपको याद रखने हैं। और आखिर में यहाँ पर है तवांग रेंज। ये जो तवांग रेंज है, ये पूर्व की सीमा बनाती है जो अरुणाचल से होकर सीधा तिब्बत जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये है निचली हिमालय श्रृंखला। और आखिर में आती है उप हिमालयी श्रृंखला, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर की होती है और ये नीचे नीचे ही मौजूद होती है। इसके आगे आप जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत कृषि क्षेत्र देखने को मिल जाएगा भूटान का। अगर दर्रों की बात की जाए तो यहाँ 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिसमें से एक है दोचुला पास जो कि लगभग 3,116 मीटर ऊंचा है। दूसरा है चेचेला पास जो कि 3,988 मीटर ऊंचा है और भूटान का सबसे ऊंचा दर्रा कहा जाता है। तीसरा आता है पेलेला जो कि 3,390 मीटर ऊंचा है। चौथा है थुम श्रृंगला जो कि 3,787 मीटर ऊंचा है और भूटान का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। और आखिर में आता है उराला जो कि 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। अब आप देख सकते हो कि सब के सब जो हैं आपको 3,000 मीटर से ऊंचाई का ही मिल रहे हैं, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बन सकता है, तो पांचों को आपको याद रखना। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में। तो 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदियां आपको मिलेंगी। सबसे पहले आती है मानस नदी, जिसको ड्रंगमेछू भी कहा जाता है। कुछ जगहों पे इसको गोगड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है भारत के अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कामेंग जिले के अंदर होती है और यहाँ से ये भूटान होते हुए जाती है और वहां से निकलने के बाद दोबारा ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जाके मिल जाती है। इस तरह इस नदी की टोटल लंबाई 376 किलोमीटर हो जाती है। याद रखना, सिर्फ 272 किलोमीटर ये नदी भूटान के अंदर बहती है, बाकी भारत के अंदर बहती है। भूटान का ये जो आपको पूर्वी भाग नजर आ रहा है, इस भाग के लिए सबसे बड़ी नदी प्रणाली की व्यवस्था ये मानस नदी ही करके देती है। रॉयल मानस नेशनल पार्क से गुजरती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है कृषि के लिए, तो इसको आपको स्पेशली याद रखना है। भूटान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। इसके बाद आती है वांगचू नदी, जिसको रेडाक नदी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयी ग्लेशियर से ये निकलती है तिब्बत से और फिर भूटान आती है। याद रखने वाली बात यह है कि जो पूरा पश्चिमी भूटान है उसकी जीवन रेखा इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कृषि के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली रिवर राफ्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इस नदी को भी आप पश्चिमी भूटान के हिसाब से याद रख सकते हो। इसके बाद आती है आपकी मोचू नदी, जिसको संकोश नदी भी कहा जाता है। गांसा जोंगखांग एक नाम की एक जगह है जो कि उत्तरी भूटान के अंदर मौजूद है। वहां से ये नदी निकलती है और भूटान में बहती है, पुनाखा घाटी को कवर करती हुई जाती है और ब्लैक माउंटेन्स जो है वो इसी के पास स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है, संकोश नदी। इसके बाद आखिर में आपकी आती है तोरसा नदी या फिर तोरसा छू जिसको कहते हैं, अमोछू भी कहा जाता है। ये नदी जो है आपकी चुम्बी घाटी से निकलती है, तिब्बत के अंदर मौजूद है। 358 किलोमीटर लंबी है, लेकिन सिर्फ भूटान में 145 किलोमीटर ही बहती है। भूटान की सबसे छोटी नदी प्रणाली इसी नदी से बनती है, तोरसा, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ी हो जाती है मानस नदी या फिर ड्रंगमेछू और सबसे छोटी हो जाती है तोरसा छू। टोटल 4 नदियां हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। तो ये हो जाता है भूटान का भूगोल। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि भूटान के अंदर तकलीफें नहीं है, तकलीफ तो है, जैसे कि कुछ एक पर्यावरणीय समस्या है, मिट्टी का कटाव है,
या फिर जो वन जो है वो काटे जा रहे हैं बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से। हालांकि ये सारी चीजें ये लोग कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसान तो इंसान ही है, थोड़ा बहुत नेचर को जरूर छेड़ता है, तो उसको हमें बचाने की जरूरत हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भूटान का थोड़ा भूगोल समझ में आया होगा और ये वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी आपको इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।